हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो काइनेटिक्स यहाँ ग्रीक भाषा के एक शब्द काइनेसिस से बना हुआ है। काइनेसिस का मीनिंग होता है गति। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन करना है और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता और ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सब कारक हैं जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ना है। तो दाब को हम देख सकते हैं कि दाब कारक तभी होगा जब अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है, मतलब अभिकारक या उत्पाद हैं, ये गैसीय अवस्था में लिए जाएं। अगर अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में होंगे तब दाब जो होगा इस अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर ये अभिकारक या उत्पाद ठोस या गैसीय अवस्था में, ठोस या द्रव्य अवस्था में है, तो ठोस या द्रव्य अवस्था में होने पर दाब जो है यहाँ कारक नहीं होगा, मतलब तब अभिक्रिया की गति दाब से प्रभावित नहीं होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की गति का अध्ययन करना है और इससे संबंधित कुछ नियम होंगे, उसको भी पढ़ना है। और आगे टॉपिक है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कुछ, जिसमें से कुछ तीव्र वेग की होती हैं और कुछ क्या है, मंद वेग की होती हैं। जैसे कि AgNO3 में अगर NaCl मिलाया जाता है तो हमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त हो जाता है और NaNO3 प्राप्त हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो अवक्षेप है वो तुरंत प्राप्त हो रहा है, मतलब कि अभिक्रिया जो होगी बहुत ही तीव्र वेग की होगी। और जबकि कुछ अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं जैसे कि नमी की उपस्थिति में अगर लोहे को रखा जाए तो लोहे पे जंग लग जाती है, लेकिन ये अभिक्रिया तुरंत नहीं होती है, तीव्र वेग की अभिक्रिया नहीं है, बल्कि ये अभिक्रिया बहुत धीमे होती है। तो यानी ये मंद वेग की अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र वेग से होती हैं, कुछ अभिक्रिया बहुत ही मंद वेग से होती है। तो यहाँ पे सभी अभिक्रियाओं की जो वेग हैं वो अलग अलग हैं। तो वेग अलग है, इसलिए हमें अभिक्रियाओं के वेग को निकालने की आवश्यकता होती है। तो अभिक्रिया के वेग को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि इकाई समय में, इकाई समय यानी कि इकाई मतलब एक से है और इकाई समय का मतलब है कि अगर हम समय को सेकंड में ले रहे हैं तो ये इकाई समय 1 सेकंड हो जाएगा। अगर हम समय को मिनट में ले रहे हैं तो ये इकाई समय 1 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 सेकंड में या 1 मिनट में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो जब अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, तो अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है। तो हम केवल परिवर्तन इकाई समय के लिए अगर देखें तो इकाई समय में जितना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। इसके लिए सूत्र भी है, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में परिवर्तन में लगा समय। यानी कि अगर हम एक निश्चित समय लें, एक समय ले रहे हैं, उस समय में हम देखें कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, इनका अनुपात ही अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। हम अब इस सूत्र की मदद से इस परिभाषा को भी देख सकते हैं कि परिभाषा कैसे आएगी। तो परिभाषा में हम देख रहे हैं कि समय को इकाई लिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम परिवर्तन में लगे समय को इकाई ले लें तो हम देखते हैं, तो अगर परिवर्तन में लगा हुआ समय हम मान लें कि इकाई है, तो अगर ये समय इकाई है तो यहाँ पे इकाई मतलब 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो इस तरीके से अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में 1। तो बटे में 1 है, उसको ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब परिवर्तन में लगा हुआ समय इकाई होगा, यानी इकाई समय लिया जाए, तो उस समय अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। और वही परिभाषा यहाँ भी दी गई है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन है वही परिवर्तन अभिक्रिया का वेग है। अब यहाँ हम अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखेंगे।
तो यहाँ अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखने के लिए हमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक और बटे में समय का मात्रक लिखना होगा। सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सी इकाइयों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो यहाँ पे सांद्रता जो है मोलरता में लेंगे, तो मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और नीचे समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, अगर सेकेंड में ले रहे हैं तो सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम समय को सेकेंड में ना लेके मिनट में ले रहे हों तो इस कंडीशन में मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर और बटे में मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मात्रक जो है सांद्रता जो है यहाँ पे मोलरता के रूप में ली गई है। तो अगर हमारा जो अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में होगा तब उनकी सांद्रता को हम मोलरता के टर्म में नहीं ले सकते हैं। सांद्रता को तब हम सांद्रता का मात्रक लिखेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से इसका मात्रक हो जाएगा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, और बटे में समय का मात्रक मिनट या सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अभिक्रिया के वेग का मात्रक एटमॉस्फेयर पर सेकेंड यानी वायुमंडल पर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट। अभी हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग अभिक्रिया के औसत वेग और अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए हम समय t1 से लेकर समय t2 तक का एक निश्चित समय अंतराल ले रहे हैं, और इस समय अंतराल में हम एक इकाई समय लेंगे। तो इस समय अंतराल के, इस निश्चित समय अंतराल के प्रत्येक इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के औसत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय अंतराल। मतलब इस निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा उस सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात ही अभिक्रिया का औसत वेग कहलाएगा। अब हम मान लेते हैं कि एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें A अभिकारक है और अभिक्रिया हो रही है और हमें B मिल जा रहा है। तो इस प्रकार हमें उत्पाद B प्राप्त हो जा रहा है। हम जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तब A की यानी अभिकारक की सांद्रता घटेगी, अभिकारक की मात्रा कम होगी तो सांद्रता घटेगी, और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो इस तरीके से B की सांद्रता जो होगी वो बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे औसत वेग को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक अभिकारक यानी A की सांद्रता के सांद्रता की कमी के रूप में, और दूसरा B यानी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिकारक A की सांद्रता में सांद्रण में कमी के रूप में। तो जब सांद्रता में कमी हो रही है तो यहाँ पे जो हम परिवर्तन ले रहे हैं, तो हम यहाँ A की अभिकारक को ले रहे हैं, तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता में कमी, परिवर्तन जो है वहाँ कमी है, तो ये हो जाएगा अभिकारक यानी A की सांद्रता में कमी। तो इस तरीके से फॉर्मूला होगा अभिक्रिया की औसत दर यानी औसत वेग, ये बराबर हो जाएगा A के सांद्रण में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन यहाँ पे कैसा है, वो कमी हो रही है, तो A के सांद्रण में परिवर्तन बराबर होगा परिवर्तन और बटे में परिवर्तन में लगा समय अंतराल, ये बराबर हो जाएगा अभिक्रिया के औसत वेग के। मान लेते हैं कि समय t1 पर ये अभिकारक की सांद्रता A1 है, तो यहाँ A की सांद्रता को हम लिखे हैं A1 और यहाँ पे इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिए हैं, सांद्रता को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो t1 समय पर सांद्रता A1 है, और डेल्टा t समय अंतराल बाद t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता कम होकर A2 हो गई है। तो A2 को इस तरीके से हम बड़े ब्रैकेट में लिख दिए हैं, तो यानी सांद्रता A1 से कम होकर A2 हो गई है। तो अब हम A की सांद्रता में कमी देखेंगे कितना हो रही है, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 होगा, A1 माइनस A2। A1 ज़्यादा है, पहले सांद्रता अधिक है, बाद में अभिक्रिया हुई सांद्रता कम हो गई, A2 हो गई है, तो A2 ज़्यादा है तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो सांद्रता में कमी A2 माइनस A1 होगा, या इसे हम मान लेंगे डेल्टा A के बराबर। अब हम परिवर्तन में लगा समय अंतराल देखेंगे तो t1 समय से t2 समय तक हो रहा है, तो ये हो जाएगा समय अंतराल t2 माइनस t1,
या इसको हम बराबर लिख सकते हैं डेल्टा टी के। तो T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा डेल्टा टी के। तो यहाँ पे सांद्रता में कमी जो है, एक ही सांद्रता में कमी डेल्टा ए है, तो यहाँ डेल्टा ए हो जाएगा, और परिवर्तन में लगा समय अंतराल डेल्टा टी है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो एक ही सांद्रता है उसमें कमी हो रही है, तो कमी को दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया के औसत वेग को ए के सांद्रण में कमी के रूप में प्रदर्शित कर दिए हैं। अब हम अभिक्रिया के औसत वेग को उत्पाद बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पे हम उत्पाद बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में देखेंगे, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का औसत वेग बराबर बी के सांद्रण में परिवर्तन। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यानी बी के सांद्रण में वृद्धि और बटे में परिवर्तन में लगा समय अंतराल। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि T1 समय पर उत्पाद बी की सांद्रता B1 है, और डेल्टा टी समय अंतराल बाद T2 समय पर बी की सांद्रता B2 हो गई है। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो B2 अधिक होगा और B1 कम होगा। तो हमें सांद्रता में वृद्धि निकालना है, तो यहाँ B2 अधिक है, तो B2 और माइनस B1 करेंगे। तो इस प्रकार से B2 माइनस B1, या फिर हम इसको लिख लेंगे डेल्टा B। अब परिवर्तन में लगा समय अंतराल देखेंगे, तो T1 से T2 समय के लिए है, तो यानी T2 से T1 को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से परिवर्तन में लगा समय अंतराल हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T। इस प्रकार से हम फॉर्मूले में B की सांद्रता में वृद्धि डेल्टा P लिख देंगे और समय अंतराल डेल्टा T लिखेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा अभिक्रिया के औसत वेग का डेल्टा B बाई डेल्टा T। यहाँ पे इस चिन्ह को प्लस लिया गया है क्योंकि B की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया के औसत वेग को दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में, और दूसरा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। अब हम अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करेंगे। तो औसत वेग की गणना दो कंडीशन के लिए करना है। जब अभिक्रियाएँ ऐसी होगी जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद की स्टोइचोमेट्रिक समान होगी। स्टोइचोमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया में यौगिक या तत्व के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उस तत्व या यौगिक का स्टोइचोमेट्रिक कहलाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टोइचोमेट्रिक हो जाएगा 1, क्लोरीन का हो जाएगा 1, इस तरीके से इसका भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन और कार्बोनिल क्लोराइड सबकी जो स्टोइचोमेट्रिक गुणांक है वो 1 है, यानी सबका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक समान है। तो जब समान है तो उस केस में हम अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करेंगे। तो इस केस में अभिक्रिया का औसत वेग जो है वो बराबर होता है इनके सांद्रता में परिवर्तन के दर के, यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के दर के बराबर अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा। दर का मतलब ये है कि हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का दर यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय अंतराल से भाग दे देंगे। तो यानी यहाँ पे अभिक्रिया का औसत वेग ये बराबर होगा अभिकारक और उत्पाद इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन के दर के बराबर, मतलब कि सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल के बराबर अभिक्रिया का औसत वेग होगा। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का औसत वेग लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बटे में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो बराबर है कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन के दर के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन का दर यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के दर के बराबर है। तो यहाँ पे कमी हो रही है, अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, इसलिए माइनस चिन्ह ले लिया गया है। या फिर इसके टर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये क्लोरीन की सांद्रता में कमी ये सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। तो ये भी अभिकारक है, इसलिए इसका भी चिन्ह माइनस लिया गया है। या फिर कार्बोनिल क्लोराइड की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, यानी ये हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड की सांद्रता में परिवर्तन की दर यहाँ पे अभिक्रिया के औसत वेग के बराबर हो जाएगी। तो जब स्टोइचोमेट्रिक समान हो, यानी यहाँ पे 1 हो या फिर 2 हो, मतलब जो भी हो सब समान हो, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा
वह औसत वेग उनकी सांद्रता में परिवर्तन के दर के बराबर हो जाए। साथ ही साथ हम चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। अगर ये अभिकारक है तो चिन्ह माइनस रहेगा, अगर उत्पाद है तो चिन्ह को हम प्लस में रखेंगे। अब हम उन अभिक्रियाओं के लिए देखेंगे जिनकी स्टोइचियोमेट्रिक समान नहीं होगी, मतलब यहाँ पे 1 2 3 इस तरह करके आ गया हो। तो जैसे कि इस अभिक्रिया को देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का 2 है। तो इनके स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक जो है या स्टोइचियोमेट्रिक समान नहीं है। तो इस कंडीशन में जब हम अभिक्रिया का औसत वेग निकालेंगे तो जो भी अभिकारक या उत्पाद होगा उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होगा, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, तो वो जो होगा उसको हम उसके स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देंगे। मतलब कि इतना आएगा, फिर इसके बाद हम जैसे कि इसको निकाल रहे हैं तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक 3 है, जिसको 3 से हम भाग देंगे। जिसका भी निकालेंगे हम उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक से ही भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, और इसको इसके स्टोइचियोमेट्रिक यानी 1 से भाग देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा। और ये अभिकारक है इसलिए चिन्ह को माइनस रखेंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के टर्म में अभिक्रिया का औसत वेग देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, और इसको हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक यानी 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की सांद्रता के टर्म में ये अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा। वैसे ही अमोनिया के टर्म में निकालना चाहें तो अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, और इसको हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक यानी 2 से भाग दे देंगे और चिन्ह को प्लस रखेंगे, माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये उत्पाद के लिए प्लस और अभिकारक के लिए माइनस रख के इस तरीके से हम अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कर सकते हैं।